नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। अभी परीक्षा और शिक्षा को लेके बहुत हलचल मची हुई है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद, जंतर मंत्र की हड़ताल के बाद, अब 6 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनी है जो पेपर लीक और परीक्षा की दूसरी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए काम करेगी। मैंने कल भी ये बात की थी कि इस टास्क फोर्स की सीमाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। इस पे मैं शिक्षा शास्त्री लतिका गुप्ता जी से बात करूंगा। कल मैंने कहा था कि कम से कम 6-7 बड़ी चुनौतियां हैं। लतिका जी आज हमारे साथ हैं, जो दिल्ली विद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाती भी हैं और तमाम कई वर्षों से शिक्षा में आ रहे बदलावों, शिक्षा की जरूरतों पे काम करती रही हैं। लतिका जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो कमेटी बनी है, ये जो टास्क फोर्स बनी है, उससे आपको कितनी उम्मीद है? कि मुझे टास्क फोर्स से और इस समिति से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही सतही थोथरी का समिति है। ये भी असल में उसी समस्या का अंग है जिससे इस पूरी सरकार की शिक्षा की जो रणनीति रही है, जो समझ रही है, जितनी वो कमजोर हल्की रही है, ये उतनी ही है। इसमें बाजारूवाद को बढ़ावा देना, शिक्षा को एक कारोबार या व्यवसाय के रूप में देखना, या उसमें कुछ प्रशासनिक कसाब की समझ वाले ही लोग हैं। तो आप देखिए, इसमें या तो अधिकारी हैं या बहुत बड़े कॉरपोरेट हाँ हाँ समूह के हाँ। लोग हैं। तो जिन्होंने शिक्षा का इसमें एक सरलीकरण दिखता है कि जैसे शिक्षा की समस्याएं सिर्फ पेपर लीक की, या परीक्षा की समस्याएं इसमें पेपर लीक की, या परीक्षा को बेहतर ढंग से कराना कंप्यूटर या कंप्यूटर के बिना कराना, उस तरह का जो सरलीकरण शिक्षा नीति के बाद हुआ है 2020 की, और जो सरकार का ये दौर रहा है। तो मुझे इस समिति के गठन से काफी दुख है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन पर, शिक्षा पर, भारतीय व्यवस्था की समझ रखने वाले, इस तरह इस इन मुद्दों के विशेषज्ञ एक भी नहीं है, ना विश्वविद्यालय स्तर के और ना ही स्कूली स्तर मुझे के। ख्याल आया तो मैं काफी दुखद हूँ। मुझे दुख ख्याल है कि एक बार जी। दर्शकों को मैं याद दिला दूं। लतिका जी, रोकता हूं एक बार आपको। मुझे ख्याल है कि दर्शकों को एक बार याद दिला दूं कि 6 सदस्यों की कमेटी में है कौन कौन टास्क फोर्स में। एक नंदन नीलेकणी हैं, जो आधार की परियोजना के लिए जाने जाते हैं। एक डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक तपन डेका है, आईबी के निदेशक। प्रोफेसर वी रामकुटी, निदेशक आईआईटी। अनिता कारवाल, पूर्व अध्यक्ष सीबीएसई। और अमृतलाल मीणा, अधिकारी और लॉजिस्टिक विशेषज्ञ। ये सूची जो आप कर रही थी, मुझे भी लग रहा है कि इसमें एक तरह का तदर्थवाद है, खोखलापन है। छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश है कि जो लीक रोकने के लिए जो दीवारें हैं ऊंची की जा रही हैं, जो कानून बनाने की बात हो रही है, उस कानून को देख के मैं बड़ा निराश हुआ। उसमें कोई गुणात्मक बदलाव नहीं है। सिर्फ सजा बढ़ा दी गई है, जुर्माना बढ़ा दिया गया है। 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। तो ये सब बड़ा डरावना लगता है। लेकिन क्या जो शिक्षा की बुनियादी समस्याएं हैं, जिन पर हम बरसों से बात करते रहे, ये अत्याधिक डिजिटाइजेशन की, अत्याधिक परीक्षा पर केंद्रित व्यवस्था की, अत्याधिक केंद्रीकरण की, वन नेशन वन एग्जाम। अब देखिए कि विद्यालय दाखिले के लिए आजकल एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए भी कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। भयानक कमर्शियलाइजेशन की और शिक्षा के लगातार महंगी होते जाने की, जिसका वास्ता निजीकरण से है। और तदर्थवाद की, एडॉकिज्म की, कि कहीं शिक्षा मित्र से आप निचले इसमें काम चला रहे हैं, ऊपर एडॉक या गेस्ट लेक्चर से काम चला रहे हैं। तो शिक्षा का बजट भी लगातार कम हो रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। इसमें टास्क फोर्स क्या करेगी? उसको क्या करना चाहिए? नहीं, टास्क फोर्स तो देखिए, मेरे को नहीं लगता कि कुछ करने, कुछ समझने या स्थिति की समझ के बनाने वाली टास्क फोर्स है ये टास्क फोर्स तो ऐसी है कि जैसे नल लीक कर रहा है, तो जैसे भारतीय घरों में हम कपड़ा बांध देते हैं हाँ टाइट करके, या किसी ने थोड़ा सा एक और पेच जोड़ दिया, या कोई सेल्फी लगा दी। क्योंकि जो नीट परीक्षा का जो, और नेट की परीक्षा, इन दोनों का पिछले 2-3 सालों में जो भी गड़बड़ी हुई है, वो बुखार की तरह है।
बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होता, हाँ। कोई गहरी बीमारी हो तो बुखार होता है। अब ये लगातार चल रहा बुखार है। तो इस टास्क फोर्स में तो इस तरह के लोग हैं नहीं जो पहले नीचे जाके समझ बना पाए कि पिछले 10-12 सालों में क्या क्या इतनी गड़बड़ियां हुई कि आज ये एकदम नासूर बन के फूट पड़ा है। अब जहां तक बात है ये बहुत ही केंद्रीकृत परीक्षाओं की, ये एक एक खास संदर्भ में सोची गई थी। जब 2008-10 में क्या होता था कि कई राज्यों में एक ही समय पर परीक्षाएं होती थी, तो विद्यार्थी यहाँ से वहां भागते थे। और हमने इसको करके देखा, तब ये सोचा गया था कि एक परीक्षा होगी तो ये आसानी होगी। लेकिन उस बीच में एक और बदलाव आया हमारी व्यवस्था में। वो था 2008 का ओबीसी एक्सपेंशन, और फिर अभी 2019-20 में हुआ है ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि शिक्षा में 2008 के ओबीसी एक्सपेंशन तक भारत जो है कई सारी परियोजनाएं कर चुका था। तो ऐसे परिवारों से जिनसे लोग जी। कभी पढ़ने नहीं गए स्कूल कॉलेज में, वो आए, वो स्कूल कॉलेज में भी आए और आगे भी आए। तो ऐसे सपना देखने वाले लोग बहुत बढ़ गए, इसीलिए आज हमारी वो संख्या 20-22-24 लाख पहुंचती है। तो जब हमने केंद्रीकृत या एक परीक्षा सोची, तब हमने ये नहीं सोचा कि ये संख्या भारत में इतनी बढ़ने वाली है। हमने इसको करके देख लिया और हमने जान लिया है कि कोई एक परीक्षा किसी भी चीज के लिए भारत में अच्छी नहीं है। तो इस टास्क फोर्स को सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे वो मॉडल तैयार करें जिसमें राज्य के साथ मिलके, राज्यों के साथ मिलके काम हो सके। क्या सीटों का बंटवारा हो, क्या कुछ चीजों के लिए राज्यों के साथ मिलके परीक्षा की जाए, क्या कुछ चीजों में राज्यों को ही जिम्मेदारी दी जाए, कुछ कॉलेजों का बंटवारा किया जाए, किस तरह से करें। एक एक अच्छा थोड़ा सा सुदृढ़ मॉडल हमें बनाने की जरूरत है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि बहुत दौड़ा भागी में 2015-16 से मैं देख रही हूँ एक के बाद एक बदलाव आते जा रहे हैं। चाहे हम स्कूल के शिक्षक हों और चाहे हम कॉलेज के हों, हमें उन बदलावों को समझने, उनको लागू करने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक के बाद एक आंधी से आई हुई है। तो अगर आज भारत में कुछ भी करने चलना है तो हमें सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में जाके हर जगह कम से कम 500 युवाओं से, अमीर गरीब मध्यम वर्गीय सबसे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि उनका परीक्षाओं का, स्कूल की, कॉलेज की और ये प्रतियोगी नौकरियों वाली परीक्षाओं का क्या अनुभव रहा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्यों वो कोचिंग की ओर जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा, कोचिंग और स्कूल और कॉलेज का कमजोर होना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो कम से कम इतना बड़ा देश है, इसमें दौरे करके अलग अलग इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में भी जाके समझने का जो प्रयास है वो सबसे पहला कदम होना चाहिए। हाँ, तो जो आपने कहा, भारत को समझने की बात, भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी विविधता वाला देश है। तो इस विविधता को संजोने के लिए और उसके ढंग से काम करने के लिए निश्चय ही उनसे मिलने, उनसे जुड़ने की जरूरत है। एक मेरा ख्याल, मुझे बात करते हुए ख्याल आया कि इन दिनों जो कंपटीशन पे जोर है, जो इस तरह के, चाहे नीट का हो, चाहे और दूसरे इम्तहान हो, इंजीनियरिंग वाले कंपटीशन हो, ट्वेल्थ की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी गई है, जबकि वो हमारी स्कूली शिक्षा की बुनियाद होती थी। क्या यह संभव नहीं है कि ट्वेल्थ की पढ़ाई को आप बहुत मजबूत और विश्वसनीय बनाएं और उसमें शिक्षकों की भूमिका प्रमुख हो और उसी के आधार पे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन हो? ये क्या संभव है या बेहतर होगा? देखिए, ये तो एक बहुत ही अजीब सा बदलाव किया गया था कि पहले क्या था, पहले इस व्यवस्था की ये समस्या थी कि 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड है उसकी छाया में सारा स्कूल चलता था, खासकर छठी सातवीं हाँ। से। उसके बाद इन्होंने कहा कि नीति ने कहा कि भाई हम बोर्ड को कमजोर कर रहे हैं और बोर्ड का वजन ना रहे, बोझ ना रहे, तो इसीलिए हम जो है 2-2 बार बोर्ड करने की भी दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में जैसे चॉइस, चॉइस बहुत बड़ा शब्द होता है। तो मतलब एक तरह से बाजार खोल दिया गया है कि यहाँ ये कर लो, वहां वो कर लो। और उसके लिए जो बसी बसाई चल रही व्यवस्था का जो ढांचा था उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया गया। तो उसमें पहला है जो आपने कहा कि 12वीं की परीक्षा को तोड़ दिया।
तो 12वीं, और फिर क्या हुआ, फिर एहसास भी हुआ कि 12वीं की परीक्षा इतनी आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती, क्योंकि जो सीयूईटी वगैरह से विद्यार्थी आ रहे थे उससे सीटें भरनी मुश्किल हो गई, दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें खाली जाने लगी। तो फिर 12वीं का स्कोर ला लिया गया, ले आया गया। तो अब ये हुआ कि अंतर विरोध भी बहुत हो गए कि 12वीं को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन 12वीं के बोर्ड में को 2 बार कर रहे हैं, नंबर बढ़ाने का भी मौका दे रहे हैं। तो नंबर यानी 12वीं हाँ। के जरूरी तो थे, पर ये अंतर विरोधों के चलते चलते जो 12वीं को हल्का किया, उससे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ कि हमारे किशोर जो हैं वो घुट गए बिल्कुल। क्योंकि आप किसी ना किसी की तैयारी करें, पहले तो ये था कि अगर आप नीट या जेई की नहीं कर रहे तो आप आजाद थे। अब आपको सीयूईटी की भी कोचिंग करनी है, और कोचिंग करनी बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सारी परीक्षाओं में विद्यार्थी की समझ या उसकी बुद्धि का परीक्षण नहीं होता है, में छोटे छोटे खंडों में बांटी गई जानकारी का परीक्षण है। तो वो जानकारी की एक तरह से टेक्निक कोचिंग वाले आपको सिखाते हैं, आप वो रट रट के बार बार दे दे के कि कम समय में कैसे करना है, इसको मास्टर करते जाते हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा, बहुत जल्दी इसको सोचना पड़ेगा कि 12वीं की परीक्षा, न केवल परीक्षा पर 12वीं की पढ़ाई स्कूल में हो, और उसका भी शायद कुछ शेयर हो जो सिलेक्शन में, चयन में शामिल किया जाए, और हर एक में किया जाए, नीट में भी जेई में भी एक कॉम्पोजिट मॉडल बनाया जाए, सीयूईटी में भी, कि दोनों जरूरी हैं। तो कम से कम युवाओं को स्कूल में रखना, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ पढ़ना लिखना, और एक खुले मन से, स्वच्छंद मन से पढ़ना, ज्ञान। 11वीं 12वीं में अब ज्ञान की बात ही नहीं रह गई है, सिर्फ टेक्निक और रटने की बात रह गई है, जो आपको पता है कि हमारी पुरानी औपनिवेशिक जड़ों वाली समस्या है। तो जो बाजार और डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की मदद से किया है इस सरकार ने शिक्षा नीति में, दरअसल वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शिक्षा का एक 1000 गुना बड़ा और गहरा रटनकरण या रटन रूप है उसका। अच्छा, एक बात और मुझे ध्यान आया कि जंतर मंतर पे जो भीड़ थी वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे या पेपर लीक के खिलाफ नहीं थी। उसको परीक्षा या शिक्षा की जो विषमता है, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। यानी जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, मध्यवर्गीय घर का, जो मेडिकल करना चाहता है, वो बिल्कुल लोन लेके करियर शुरू करता है। हमने पढ़ाई के लिए लोन लेने की बात कभी नहीं सुनी या सोची थी। अब जो बच्चे हैं उनको लोन लेना बहुत जरूरी हो गया है। वो लोन 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है, जितनी विशेषज्ञता वाली पढ़ाई आप करते हैं। तो क्या इस निजीकरण की आंधी के मुकाबले कभी कोई रास्ता नहीं खोजा जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल। और आपने तो इंजीनियरिंग और इन सबको गिनाया है। दरअसल कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 20 लाख से ज्यादा में एक साधारण बीए करवा रहे हैं। तो जो हाँ। निजीकरण हमने सोचा था कि जो फैलाएगा शिक्षा को, और ऐसा सोचा गया था कि बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, निजी विश्वविद्यालय, तो यहाँ की संस्थाएं प्रतियोगिता महसूस करेंगी तो और बेहतर करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक तो वो आए नहीं क्योंकि हाँ। भारत की अपनी सामाजिक संरचना बड़ी उलझी हुई है, और वो आएंगे तो वो रिजर्वेशन और इन सब चीजों में फंसते हैं। तो जो गिने चुने आए वो टेक्नोलॉजी और इन सब फील्ड में आए, और जो यहाँ पे भी उभरे हैं उन्होंने बहुत विषमता को बढ़ा दिया है। और जो अधिकतर जो बाजार है, जैसे मैं अपने ही विषय में देखूं, शिक्षा में या शिक्षक प्रशिक्षण में, तो जो बाजार है जिसमें ये निजी संस्थाएं आई हैं, प्राइवेट, आधे से ज्यादा वो उन्हीं पुरानी बीमारियों से ग्रस्त हैं कि वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं बिना जाए। मुझे एक सरकारी अफसर ने कहा था बहुत बड़े कि नॉन अटेंडिंग कॉलेज की अटेंडिंग कॉलेज, मतलब जाके जहाँ पढ़ाई हो उसकी फीस देनी है कि बिना जाने की। तो बाजारीकरण या हाँ। निजी हाँ। जो हुआ सब कुछ, उसने हमारे यहाँ गुणवत्ता या अच्छी चीज नहीं करी है, संस्थाओं को सुधारा नहीं है। और उस पे भी हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शिक्षा नीति 2020 देखें तो अब शिक्षा को एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। और जब उसे वस्तु बनाते हैं, वहीं से ये प्रक्रिया निकलती है कि कोई लोन ले, कोई कर्ज ले और उसे हाँ। पढ़े, हाँ। फिर पढ़ के कमा के चुकाए। लेकिन वो पढ़ के कमाने के लिए जाए कहाँ? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सिकुड़ गई, और प्राइवेट जो मल्टीनेशनल्स और ये सब, ये बाजार बड़ा सीमित है।
और ये बाजार कुछ खास तरह की मांगे करता है, साथ में ये भी एक तरह की अनियमितता बनी रहती है कि हम कभी भी निकाले जा सकते हैं। और बाजार उतना फैला ही नहीं है क्योंकि बार बार इकोनॉमी में झटके लग रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था को दूसरे देशों में भी झटके लग रहे हैं। बिल्कुल। तो बिना भारत की समझ के हमने निजीकरण को सुधार का एक रास्ता बनाया। निजीकरण कभी सुधार का एक रास्ता नहीं हो सकता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अगर आप इस कमेटी में होती, जो नहीं होती आप, क्योंकि कमेटी में होने की रहताएं बहुत अलग तरह की होती हैं, लेकिन अगर होती तो आप तीन बड़े कदम क्या क्या? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक मैं बहुत बड़ा एक सर्वे करती हर स्तर पे शिक्षा नीति से आए बदलावों के कारण, जितने बदलाव हैं उन पे शिक्षकों का और विद्यार्थियों का एक तरह से अनुभव समेटती और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार करती। देखती मैं कि ये 2 बार बोर्ड और इतनी प्रतियोगिताएं बढ़ने और एमसीक्यू लाने से और एक प्राइवेट कंपनी की मदद से ये जो सारे किए जा रहे हैं, परीक्षाएं की जा रही हैं, इन सबको का क्या असर है, इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। दूसरा, मैं ऐसी संस्था की कल्पना करती जैसे शायद भारत में 1960 में एनसीईआरटी वगैरह की गई थी, या 1986 में एनसीईआरटी की। ये खास संस्था जो अलग अलग विषयों में ऐसे जिसमें विशेषज्ञ हों, जो मूल्यांकन करना, असेसमेंट करने की विशेषज्ञता रखते हों कि क्या किस तरह की परीक्षा हो कि हम समाज में भूमिकाएं निभाने के लिए लोगों का चयन कर पाए अच्छे अच्छे। तो एक पैटर्न जो बन गया, एक ही तरह का पेपर एक ही संस्था बना रही है, वो नौकरी के लिए भी, वो पुलिस कांस्टेबल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, बीए के लिए, पीएचडी के लिए, सबके लिए चयन कर रही है। ऐसा मॉडल को तोड़ना की मैं बात करती। और दूसरा, जो भी संस्था आती उसमें कई ऐसे खंड बनाने की मैं बात सोचती कि समिति में होती कि भाई यहाँ पे हम कुछ खास भूमिकाओं के लिए विशेषज्ञ बैठाएं जो ये तरीके निकालें। जैसे जेई का जो परीक्षा है वो अभी भी आईआईटी का उसमें बहुत भूमिका है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए मेडिकल काउंसिल की भूमिका उसमें ज्यादा होती, और बहुत सारी और परंपराएं हैं। तो विशेषज्ञता लाने की जरूरत है। तीसरा ये कि इसका भी एक रिव्यू करने की कमिटी को, या मैं सोचती करने की कि ये जो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव किए गए हैं, सेमेस्टर किया है, और जो ये कई डिग्री एक साथ कर लो कि इग्नू से कर लो, मेरठ से कर लो, दिल्ली में एक में एनरोल हो जाओ, इन सब का अनुभव छात्रों पे क्या पड़ रहा है, या इसका क्या असर पड़ रहा है? 3 3 4 4 डिग्री से क्या उनको कोई फायदा हुआ है? क्या उनके नौकरी के चांसेस बढ़ गए हैं? या वो अपना ही पैसा खर्च करके और तनाव से गुजर रहे हैं कि कभी एक एग्जाम में भाग रहे हैं, कभी दूसरे में? तो इन तीनों हाँ हाँ। को अध्ययन करके एक रपट बनती जिससे समझ में आता कि जो दिशा हमने ली उसके कारण हम कहाँ पहुंचे, और तब उन सुधारों की बात शुरू हो सकती है जिसकी जरूरत है हमें, ताकि हम बार बार इस तरह की समस्याओं में ना पहुंचे और युवाओं के सामने कुछ सार्थक अनुभव हम रख सकें। तो आपकी बात से जो कुल मिला के मैं समझ पाया कि संस्थाओं का भी विकेंद्रीकरण जरूरी है, और उसके आधार पे आप पूरे देश की मानसिकता को, पूरे देश के व्यवहार को समझते हुए, अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता की जरूरतों को समझते हुए वहां की परीक्षा प्रणाली तय करना, वहां इम्तहान के कायदे तय करना, इन सबको मिला जुला के कोई एक नीति बन सकती है। लेकिन वो फौरी ना हो, वो बड़े व्यापक स्तर पे हो, भले थोड़ा समय लगे उसमें, लेकिन वो झटपट कुछ सजावटी किस्म का काम ना हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस चर्चा को, लतिका जी, आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। धन्यवाद मुझसे चर्चा करने के लिए।